हेलो टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम मैराथन क्लास 7 के साथ वापस आ चुके हैं और जिसका आज टॉपिक होने वाला है, यानी कि सब्जेक्ट जो आज हम मैराथन क्लास 7 में कवर करने वाले हैं वो होने वाले हैं हमारे सब्जेक्ट फार्मा एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, दोनों हमारे मेजर सब्जेक्ट्स तो नहीं है, तो आज हम जो कवर करने वाले हैं वो फार्मा करने वाले हैं और करने वाले हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये दोनों जो आज सब्जेक्ट है वो कवर होने वाले हैं और उनके जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो कवर करेंगे आज। तो बेसिकली आज हम दोनों सब्जेक्ट के 15 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑल द फॉलोइंग्स आर न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट, मतलब सारे के सारे जो है वो न्यूट्रिएंट्स है, एक किसी को छोड़ के हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड फैट्स, तो इनमें से ऐसा कौन सा आपको ऑप्शन लगता है जो हमारा क्या नहीं है, न्यूट्रिएंट नहीं है? तो विटामिन्स होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स होते हैं, फैट्स भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगर हमारा जो न्यूट्रिएंट नहीं होता है वो हमारा देखने को मिलेगा फाइबर। ठीक है, तो फाइबर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन सी, कि फाइबर एक ऐसा इनमें से ऑप्शन है जो क्या नहीं है, न्यूट्रिएंट नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे कि बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, कि केमिकल नेचर पे बेस्ड है ऑल न्यूट्रिएंट डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, यानी कि केमिकल के बेसिस पे अगर देखें तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिवाइड किए गए हैं कितने, 5 ग्रुप्स में। ठीक है, जो कि है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ फैट एक्सेप्ट, यानी कि सभी के सभी इनमें क्या है, फंक्शन ऑफ फैट है, एक्सेप्ट जो नहीं है किसका, फंक्शन फैट का, उसको हमें इस क्वेश्चन में ढूंढना है। ठीक है, तो दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी, कि ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, फैट जो है क्या हेल्प करता है विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में। दे आर कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स होते हैं एनर्जी का। दे आर नेसेसरी फॉर कन्वर्जन ऑफ कैरोटीन टू विटामिन ए, यानी कि ये नेसेसरी होते हैं किसके कन्वर्जन में, जो कैरोटीन है, कैरोटीन होता है हमारा प्रो विटामिन ए। ठीक है, तो प्रो विटामिन ए को विटामिन ए में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, या फिर दे आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बॉडी, की ये जो फैट है वो मेजर सोर्स होते हैं किसका, हमारी बॉडी की एनर्जी का। तो अगर बात करें तो अगर फैट हमारा कुछ नहीं करता तो वो क्या नहीं करता है, यानी कि वो हेल्प हमारी, ये नेसेसरी नहीं होता किसके कन्वर्जन में, जो हमारा कैरोटीन है उसको विटामिन ए में कन्वर्ट होने में इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हमारा जो है आंसर होएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, अच्छा फैट्स के फंक्शन कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं, कि रिच कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है एनर्जी का, जो प्रोवाइड करता है कितना, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स लाइक विटामिन ए, डी, ई एंड के, क्या करता है, एब्जॉर्प्शन फैट का कराता है सॉल्युबल विटामिन से। तो इट प्रोटेक्ट विसरल ऑर्गन्स, यानी कि विसरल ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करता है, लाइक हार्ट, किडनी और लिवर को। ठीक है, फैट बिलो स्किन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट लॉस, यानी कि जो हमारी स्किन के नीचे फैट प्रेजेंट होता है वो क्या हेल्प करता है, हीट लॉस में हमें प्रोटेक्ट करता है। इट इंक्रीज
पैलेटेबिलिटी यानी कि टेस्ट ऑफ फूड, ये फूड का टेस्ट जो है वो एनहेंस करता है। फैट विच आर रिच इन EFA, ठीक है, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल एंड LDL, सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, ठीक है। जो फैट हमारा रिच होता है किसमें, EFA में, वो क्या करता है, रिड्यूस करता है क्या, कोलेस्ट्रॉल एंड LDL, तो उसके वजह से हमें क्या है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इज एसेंशियल फॉर सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो सेल मेम्ब्रेन के लिए एसेंशियल होता है, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन एंड बाइल एसिड, ठीक है, तो इन सब के लिए एसेंशियल है क्या, फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स, यानी कि जो 1 ग्राम हमारा फैट है वो कितना कैलोरीज प्रोवाइड करता है, तो 4 कैलोरीज, 6 कैलोरीज या फिर 8 कैलोरीज या 9 कैलोरीज। तो अब हम बात करेंगे तो 4 कैलोरीज नहीं करता, 6 भी नहीं करता, 8 भी नहीं करता, तो हमारा आंसर जाएगा डी, कि हमारा जो 1 ग्राम ऑफ फैट है वो 9 किलो कैलोरी जो है क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, 9 kg कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। इतनी कैलोरी जो है हमें प्रोवाइड कराई जाती है किससे, 1 ग्राम ऑफ फैट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, कि जो प्रोटीन है उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड या फ्रक्टोज। तो हमें पता है ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में देखने को मिलती है ड्यूरिंग एग्जाम, कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं न्यूट्रिशन से कि कौन सा विटामिन क्या करता है, किसका दूसरा नाम होता है, कौन कितनी कैलोरी मतलब हमें प्रोवाइड करता है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको टिप्स पे पता होने चाहिए। तो ट्राइग्लिसराइड नहीं, ग्लूकोज नहीं, फ्रक्टोज नहीं, तो हमारा जो आंसर होएगा इस क्वेश्चन का दैट विल बी अमाइनो एसिड, कि जो एंड प्रोडक्ट होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में तो वो बनता है अमाइनो एसिड, ठीक है। तो 6C ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स में स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला जाता है, हेपेरिन, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन या फिर स्टार्च। तो अगर बात यहाँ पे पूछ लिया आपसे कि कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है एनिमल्स के अंदर, तो अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की एनिमल के अंदर जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है स्टोर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की, ठीक है। किनके अंदर, एनिमल्स के अंदर, ठीक है। हेपेरिन, ग्लूकोज और स्टार्च जो है गलत ऑप्शंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्सेप्ट, यानी कि जो एंटीऑक्सीडेंट हमारे हैं वो सब के सब उसमें इंक्लूड होता है, एक्सेप्ट कौन कौन से विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट में इंक्लूड होते हैं। तो अगर बात करें तो विटामिन के, ई, ए या बीटा कैरोटीन्स, तो अगर हम देखें तो हमारा ई, ए और डी नहीं इन्वॉल्व होता है। अगर कुछ नहीं होता है, कोई विटामिन नहीं इन्वॉल्व होता है, तो वो होता है विटामिन के, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। कि एंटीऑक्सीडेंट जो के है वो विटामिन के है वो इन्वॉल्व नहीं होता किसके अंदर, एंटीऑक्सीडेंट के अंदर, ठीक है। तो देखो अब हम कुछ एक्सप्लेनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि 3 विटामिन्स लाइक प्रोविटामिन ए जिसको हम कैरोटीन बोलते हैं, विटामिन सी एंड विटामिन ई आर टर्म्ड एज एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, यानी कि कैरोटीन, विटामिन सी और विटामिन ई को क्या टर्म दिया गया है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स, ठीक है। तो बिकॉज दे इनएक्टिवेट और रिमूव फ्री रेडिकल्स, जो क्या करते हैं, फ्री रेडिकल्स और इनएक्टिवेट को
इनएक्टिवेट करते हैं या फिर फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं, किससे? हमारी बॉडी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि व्हाट इज अनदर नेम ऑफ विटामिन B1, कि विटामिन B1 को हम किस और नाम से जानते हैं? तो पायरिडॉक्सिन, थायामीन, निकोटिनिमिक एसिड या रिबोफ्लाविन। तो अगर बात करें विटामिन बी को हम थायामीन के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो इसका आंसर या फिर विटामिन बी को क्या बोलते हैं, उसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज हमें देखने को मिलती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट होएगा। अब बात करते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच इन सोर्स। तो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो उनका क्या सोर्स है जिसमें वो रिच होते हैं, यानी कि क्या चीज उनमें सबसे ज्यादा पाई जाती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो अगर बात करें, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड आया है एग्जाम्स में, तो हम अगर बात करें कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन बी जो है वो एक रिच सोर्स के जैसा पाया जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पायरिडॉक्सिन इज अदरवाइज कॉल्ड एज, कि जो पायरिडॉक्सिन है उसको हम और क्या बोलते हैं? विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन B1। तो अगर बात करें कि पायरिडॉक्सिन को हम अगर किसी और नाम से जो जानते हैं, दैट इज विटामिन B6। ठीक है, ये जरूर याद रखना है कि कौन से विटामिन को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा जाता है आंसर की तरफ कि विटामिन B6 जो है इज ऑल्सो नॉन एज पायरिडॉक्सिन। अब हमसे पूछ लिया कि एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा है इनमें से, यानी कि इज ऑल्सो नॉन एज एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। ठीक है, तो एस्कॉर्बिक एसिड बेसिकली हमारा जो होता है दैट इज विटामिन सी। तो विटामिन सी को हम बोला जाता है क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी इज ऑल्सो नॉन एज एस्कॉर्बिक एसिड। साथ साथ वन लाइनर क्वेश्चन है उनके आप नोट्स भी बनाते जाइए, क्योंकि एग्जाम से पहले आप जो है क्या कर सके, अच्छे से रिवीजन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बढ़े तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्ली साइन ऑफ रिकेट्स, यानी कि जो रिकेट्स हमारी डिजीज है उसका अर्ली साइन आपसे पूछा गया है। तो रैकेटिक रोजरी या क्रेनियोटैप्स या हैरिसन ग्रोव या फिर पैक्टस एक्सकावेटम। ठीक है, तो अगर बात करें ऑप्शन डी, ऑप्शन सी या ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाता है? रॉन्ग। तो उसको अगर हम बात करें कि जो अर्ली साइन हमारा रिकेट्स में देखा जाता है दैट इज क्रेनियोटैप्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, विच विटामिन नॉन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, यानी कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको हम बोलते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन? विटामिन ई, सी, ए या के? तो अगर बात करें एंटी स्टेरिलिटी विटामिन हम बोलते हैं विटामिन ई को। ठीक है, तो विटामिन ई इज ऑल्सो नॉन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे कि विच मिनरल डेफिशिएंसी कॉजेज एबनॉर्मल आरबीसी डेवलपमेंट एंड बोन डीमिनरलाइजेशन, यानी कि ऐसा कौन सी मिनरल की डेफिशिएंसी से हमें देखने को मिलेगा कि जो एबनॉर्मल आरबीसी डेवलपमेंट हो रहा है और बोन का क्या हो रहा है? डीमिनरलाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर या जिंक। तो बेसिकली हमें पता है कि अगर किसी मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, हमारी बोन उसकी डेफिशिएंसी हो गई है
और बोन डीमिनरलाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है, और एबनॉर्मल आरबीसी का क्या डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, तो वो मिल रहा है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो हमें बोन डीमिनरलाइजेशन एंड आरबीसी की डेवलपमेंट एबनॉर्मल देखने को मिलेगी। ठीक है, कॉपर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ several enzymes including those for hemoglobin synthesis and cell respiration। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी गई है किसके बारे में, कॉपर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, इन विच ऑर्गन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन टेक्स प्लेस, यानी कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसमें क्या एब्जॉर्ब होता है, आयरन। तो कोलोन, लीवर या ड्यूडेनम इन स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर स्टमक। तो अगर बात करें कि आयरन के एब्जॉर्प्शन की, तो वो हमें देखने को मिलता है ड्यूडेनम में, किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो ड्यूडेनम इन स्मॉल इंटेस्टाइन हमें क्या देखने को मिलता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। ठीक है, बॉडी के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें कि आयरन इज मोस्टली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम ड्यूडेनम और अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो आयरन है वो मोस्टली कहाँ एब्जॉर्ब्ड होता है, कहाँ से, फ्रॉम ड्यूडेनम और अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन द फेरस, यानी कि फेरस स्टेट में Fe2+ की फॉर्म में हमें जो है देखने को मिलता है क्या, आयरन। तो इसमें पूछा है कि फिश बोन्स आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ, कि जो फिश की बोन्स होती है वो एक्सीलेंट सोर्स है किसका। ठीक है, कि फ्लोराइड का, फास्फोरस का, कैल्शियम का, कैल्शियम, फास्फोरस एंड फ्लोराइड का। तो अगर बात करें खाली कैल्शियम नहीं, फास्फोरस नहीं, फ्लोराइड नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी जाएगा कि जो बोन है फिश की वो रिच होती है किस किस में, कैल्शियम में, फास्फोरस में एंड फ्लोराइड में। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट सेम बात बोली गई है कि फिश बोन आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारा होने वाला है फार्माकोलॉजी से, तो बहुत ही ध्यान से हम जो है पढ़ने वाले हैं। Which of the following factor may affect the drug absorption rate from IM injection site, यानी कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है क्या ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, किसमें, IM इंजेक्शन अगर हम कोई ड्रग दे रहे हैं। तो मसल टोन या मसल स्ट्रेंथ या अमाउंट ऑफ बॉडी फैट एट इंजेक्शन साइट या फिर ब्लड फ्लो टू द इंजेक्शन साइट। तो अगर बात करें कि हम जो है इंजेक्शन दे रहे हैं आईएम इंजेक्शन जाता है 90 डिग्री पे। ठीक है, और कहाँ हम देना प्रीफर करते हैं आईएम इंजेक्शन की आजकल जो जेड ट्रैक टेक्निक चली है, ठीक है, उससे एडमिनिस्टर करते हैं। और क्या प्रिवेंट करते हैं जेड ट्रैक टेक्निक से, कि जो लीकिंग है, लीकिंग ऑफ मेडिकेशन, कि मेडिकेशन लीक ना हो, इसीलिए हम जेड ट्रैक टेक्निक जो है यूज करते हैं आईएम इंजेक्शन के लिए। तो अगर बात करें कि आईएम इंजेक्शन हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं लेकिन जो उसका ड्रग का क्या है, एब्जॉर्प्शन है, वो अफेक्ट कर रहा है कोई एक फैक्टर, तो इनमें से आपको ऐसा कौन सा फैक्टर लगता है, तो वो हमारा होगा कि ब्लड फ्लो टू द इंजेक्शन साइट, कि अगर हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है इंजेक्शन साइट पे, आईएम देने वाली पे ज्यादा ब्लड फ्लो है, तो हमारा क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो टू द साइट ऑफ इंजेक्शन, यानी कि जो अमाउंट ऑफ ब्लड है फ्लो होता है कौन सी साइट पे, इंजेक्शन साइट पे, डिटरमाइंस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि वो डिटरमाइन करता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इनटू द सर्कुलेशन। ठीक है, अमाउंट
ऑफ बॉडी फैट में डिटरमाइन द साइज ऑफ द निडल टू बी यूज, यानी कि जो अमाउंट होता है किसका, बॉडी फैट का, वो क्या डिटरमाइन करता है कि कौन से साइज की निडल जो है वो यूज करनी है। ठीक है, मसल टोन एंड स्ट्रेंथ डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन ड्रग एब्जॉर्प्शन, जो मसल टोन है और स्ट्रेंथ है वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है ड्रग एब्जॉर्प्शन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन लिक्विड फॉर्म, कि हम क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं किसका, कोई एक ड्रग का जो लिक्विड फॉर्म में है, इनटू द बॉडी कैविटी, यानी कि बॉडी कैविटी के अंदर और बॉडी ओरिफाइस। ठीक है, इज नोन एज, कि हम उस प्रोसीजर को क्या कहेंगे, यानी कि जब हम किसी बॉडी कैविटी में या बॉडी ओरिफाइस में लिक्विड ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, इनहेलेशन, इंसर्शन, इनफिल्ट्रेशन या इंस्टिलेशन। तो अगर बात करें इनहेलेशन नहीं करते हैं, इंसर्शन नहीं करते हैं, इनफिल्ट्रेशन भी इनफिल्ट्रेशन भी नहीं करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंस्टिलेशन। ठीक है, कि अगर हम किसी बॉडी कैविटी में या बॉडी ओरिफाइस में लिक्विड ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे इंस्टिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोग्लाइसरीन, यानी कि जो एनटीजी है ड्रग हमारा, उसको एडमिनिस्टर करने का कौन सा रूट जो है वो होता है, इनहेलेशन, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस या सबलिंगुअल। तो अगर बात करें एनटीजी एडमिनिस्ट्रेशन करने की तो इनहेलेशन से हम नहीं करते हैं, इंट्रामस्कुलर से नहीं करते हैं, सबक्यूटेनियस भी नहीं करते हैं। तो अगर हम किसी रूट से करते हैं तो वो होता है हमारा सबलिंगुअल रूट। ठीक है, सबलिंगुअल हमारा रूट है जिससे क्या एडमिनिस्टर होता है, एनटीजी ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ ड्रग एंडिंग इन द सफिक्स प्रिल। ठीक है, जो ड्रग हमारा एंड करता है किससे, प्रिल से, सफिक्स प्रिल से, यानी कि उनके लास्ट में जो है वो आता है प्रिल। ठीक है, तो इज कंसिडर्ड एज, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटी डिप्रेसेंट, एस इनहिबिटर, एंटी फंगल या बीटा एगोनिस्ट। तो बीटा एगोनिस्ट नहीं बोलते हैं, एंटी फंगल भी नहीं बोलते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स भी नहीं बोलते हैं। तो अगर बात करें प्रिल की सफिक्स में तो वो होते हैं हमारे एस इनहिबिटर्स, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा कि अगर किसी के सफिक्स में प्रिल देखने को मिल रहा है तो वो हमारा आएगा एस इनहिबिटर के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन, साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन का पूछ लिया है, साइड इफेक्ट। ठीक है, कि कौन सा इनमें से कॉमन साइड इफेक्ट है किसका, स्ट्रेप्टोमाइसिन का। तो डैमेज ऑफ फेशियल नर्व, डैमेज ऑफ एर्थ क्रेनियल नर्व या बोन मैरो डिप्रेशन या फिर हाइपर सेंसिटिविटी। तो अगर बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिन की तो हमारा जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो डैमेज ऑफ फेशियल नर्व नहीं करता है, बोन मैरो डिप्रेशन उसका नहीं होता है, हाइपर सेंसिटिविटी देखने को नहीं मिलती है। तो अगर बात करें हम स्ट्रेप्टोमाइसिन के साइड इफेक्ट की तो जो डैमेज करता है क्या, एर्थ क्रेनियल नर्व को। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का सीधा सा अगर साइड इफेक्ट आपसे पूछ लिया जाए तो वो क्या करता है, एर्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एंटीबायोटिक्स इन द एम्नियोग्लाइकोसाइड क्लास, यानी कि एंटीबायोटिक्स इन एम्नियोग्लाइसाइड क्लास, यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन। ठीक है, ये सारे जो मेडिकेशन हैं
स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन जो है मे कॉज डैमेज ऑफ 8th क्रेनियल नर्व विच रिजल्ट इन लॉस ऑफ हियरिंग, बैलेंसिंग प्रॉब्लम एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी हमें देखने को मिलेगी, डिजीनेस एंड वॉमिटिंग भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन के अलावा भी 2 ड्रग और है, क्या है, जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन, जो क्या कोज करते हैं, 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करते हैं, जिसके वजह से हमें साइड इफेक्ट में कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि लॉस ऑफ हियरिंग देखने को मिलेगा, बैलेंसिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज देखने को मिलेगा और पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी देखने को मिलेगी, डिजीनेस होगा, वॉमिटिंग भी पेशेंट को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉजेज रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, एंटी टीबी एटीटी है, जो क्या कॉज करता है, रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, यानी कि ऐसा कौन सा ड्रग हम यूज करते हैं टीबी को ट्रीट करने के लिए जिसका हमें मतलब उसको साइड इफेक्ट नहीं बोलेंगे, नॉर्मल फाइंडिंग होती है कि ये ड्रग जो है कॉज करती है रेड ऑरेंज यूरिन का डिस्कलरेशन। ठीक है, तो वो हमारा आइसोनियाजिड या एथाम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन या रिफाम्पिसिन। ठीक है, तो अगर बात करें आइसोनियाजिड नहीं, एथाम्ब्यूटोल नहीं, स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं, तो अगर कोई ड्रग हमारी एटीटी के अंदर रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन कराती है तो वो हमारी होती है रिफैम्पिसिन। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही जाएगा कि रिफैम्पिसिन एक ऐसी ड्रग है जो क्या कॉज कराती है, रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, बाकी ये सब नहीं कराते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन एक्सेप्ट, यानी कि जो एसिटाइल कोलिन ड्रग है उसके सारे के सारे एक्शन है किसी एक को छोड़ के, यानी कि एक्सेप्ट पूछ लिया है, एक्शन है किसके, एसिटाइल कोलिन के अलावा जो कोई इसमें ऑप्शन में प्रेजेंट है हमें उसको आंसर करना है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रोसर मसल, ठीक है, डिक्रीज इन हार्ट रेट या डायलेशन ऑफ प्यूपिल या फिर इंक्रीज सलाइवेशन, तो इनमें से ऐसा कौन सा आपको ऑप्शन लग रहा है जो क्या नहीं कराता है, एसिटाइल कोलिन नहीं कराता है। तो अगर बात करें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रोसर मसल जो है कराता है, इंक्रीज इन हार्ट रेट कराता है, इंक्रीज इन सलाइवेशन भी कराता है, क्या, एसिटाइल कोलिन। अगर कुछ नहीं कराता है तो वो है डायलेशन ऑफ प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल का डायलेशन जो है वो नहीं कॉज कराता, क्या, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा जाएगा आंसर की तरफ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एसिटाइल कोलिन इज अ मियोटिक एजेंट दस कॉजेज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, माइड्रियाटिक एजेंट यानी कि एट्रोपिन कॉजेज डायलेशन ऑफ प्यूपिल। तो एसिटाइल कोलिन जो है वो क्या कराता है, कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है किसका, प्यूपिल का, लेकिन जो एट्रोपिन है वो कराती है डायलेशन ऑफ प्यूपिल। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो डायलेशन कराता है वो कराता है एट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ रेज्ड आईसीपी, यानी कि अगर हम बात करें कौन सा ऐसा मेडिकेशन है जो यूज किया जाता है किसके मैनेजमेंट में, अगर हमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है देखने को मिल रहा है बढ़ा हुआ, तो डायज़ापाम, फिनाइटोइन या मैनिटोल या फिर फुरोसेमाइड। तो अगर बात करें डायज़ापाम नहीं, फेनिटोइन नहीं और फ्यूरोसेमाइड नहीं, तो अगर कुछ हम दे सकते हैं किसके मैनेजमेंट में, इंक्रीज आईसीपी के मैनेजमेंट में, तो वो हमारा होता है मैनिटोल। ठीक है, मैनिटोल यानी कि ऑप्शन सी विल बी
करेक्ट, और आंसर की तरफ जाएंगे। तो अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द डायूरेटिक शुड बी एडमिनिस्टर अर्ली इन द मॉर्निंग टू, यानी कि जो डायूरेटिक्स होते हैं जिनसे जो यूरिनेशन है उनका अमाउंट जो है बढ़ जाता है, तो वो हम मॉर्निंग में क्यों देते हैं, क्या रीजन होता है उसको एडमिनिस्टर करने का मॉर्निंग में? प्रिवेंट ड्रग फूड इंटरेक्शन, या प्रिवेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग, टू अवॉइड नॉक्चूरिया, या टू प्रमोट एब्जॉर्प्शन। तो अगर बात करें कि अगर हम रात के टाइम डायूरेटिक्स देंगे तो पेशेंट की जो स्लीप साइकिल है उस पर इफेक्ट हो सकता है, लाइक पेशेंट की नींद जो है वो क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। तो बात करें मॉर्निंग में देने का सिर्फ यही रीजन है क्या करने का, कि टू प्रिवेंट नॉक्चूरिया, तो प्रिवेंट ड्रग फूड इंटरेक्शन नहीं, प्रिवेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग नहीं, टू प्रोमोट एब्जॉर्प्शन नहीं। तो अगर हमारा ऑप्शन जाएगा तो दैट विल बी सी, टू अवॉइड नॉक्चूरिया। ठीक है, डायूरेटिक्स मॉर्निंग में देने का हमारा एक ही मोटिव है, क्या अवॉइड करने के लिए, नॉक्चूरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इमिपिरामाइन इज एन एंटी डिप्रेसेंट ऑफ ग्रुप, यानी कि ये जो इमिपिरामाइन है ये कौन से ग्रुप का एंटी डिप्रेसेंट है? ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यानी कि TCA, या सिलेक्टिव सेरोटोनिक रीअपटेक इनहिबिटर SSRI, या मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर MAOI, या नॉन सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो आपके अकॉर्डिंग इमिपिरामाइन जो एंटी डिप्रेसेंट है वो किस ग्रुप का एंटी डिप्रेसेंट है? तो हमारा जो है वो है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, यानी कि TCA ग्रुप का एंटी डिप्रेसेंट है क्या? इमिपिरामाइन। ठीक है, याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन हमें पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर की तरफ जाएगा, बाकी B, C एंड D आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि फ्रीक्वेंट सीरम लेवल मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन द पेशेंट इज ऑन, यानी कि कौन से सीरम, अगर फ्रीक्वेंट सीरम लेवल हमें मॉनिटर करना है जब इज रिक्वायर्ड व्हेन द पेशेंट इज ऑन, कौन से ड्रग पे अगर पेशेंट है तो हमें क्या मॉनिटर करना है? फ्रीक्वेंट सीरम लेवल। तो इमिट्रिप्टिलिन, या हेलोपेरिडोल, या लिथियम, या लोराजेपाम। तो बात करें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। तो अगर बात करें लिथियम की, तो लिथियम अगर पेशेंट को एडमिनिस्टर हो रहा है तो हमें क्या करना है? फ्रीक्वेंट सीरम लेवल जो है वो मॉनिटर करते रहना है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं कि लिथियम हैज वेरी लो थेराप्यूटिक रेंज। ठीक है, लिथियम की जो है वो वेरी लो थेराप्यूटिक रेंज है, इज 0.6 to 1.2। ठीक है, विद इन मोस्ट पीपल will respond to the drug without symptoms। ठीक है, below this range, यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं ड्रग का विदाउट एनी सिम्टम्स बिलो दिस रेंज, अगर इस रेंज से नीचे हो। इट विल नॉट प्रोड्यूस थेराप्यूटिक इफेक्ट, ये कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट जो है नहीं प्रोड्यूस करता। लिथियम लेवल अबव दिस रेंज लीड्स टू टॉक्सिक इफेक्ट ऑन PET is essential to regularly monitor serum level of lithium and it remains within therapeutic range, यानी कि वो जो है थेराप्यूटिक रेंज में ही रहना चाहिए। इसीलिए हम बार बार जो है क्या करते हैं, सीरम लेवल जो है मॉनिटर करते हैं लिथियम की टॉक्सिसिटी चेक करने के लिए। ठीक है, तो एंटीडोट फॉर ओवरडोज ऑफ वारफेरिन, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज एंटीडोट का 1-2 क्वेश्चन हमें हर पेपर में देखने को मिलता है। तो वारफेरिन का जो एंटीडोट है वो पूछ लिया है, तो प्रोटामाइन सल्फेट, हेपारिन, या एट्रोपिन सल्फेट, या फिर विटामिन के। तो
तो अगर बात करें वारफेरिन की, तो वारफेरिन का हमारा एंटीडोट होता है विटामिन के, ठीक है। और अगर बात करें हिपैरिन की, तो हिपैरिन का जो एंटीडोट होता है वो होता है प्रोटामाइन सल्फेट, यानी कि हिपैरिन का एंटीडोट की बात करें तो वो होता है प्रोटामाइन सल्फेट, ठीक है। हाँ, तो विटामिन के इज एन एंटीडोट ऑफ वारफेरिन, प्रोटामाइन सल्फेट इज एन एंटीडोट ऑफ हिपैरिन एंड एट्रोपिन सल्फेट इज एन एंटी कोलिनर्जिक एजेंट, ठीक है। तो ये हमें याद रखने हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे क्या होते हैं एंटीडोट्स। नेक्स्ट बात करते हैं कि द एंटीडोट फॉर पैरासीटामोल पॉइजनिंग, यानी कि किसी को पैरासीटामोल पॉइजनिंग हो गई है तो उसका एंटीडोट क्या होगा, एट्रोपिन, नैलेक्सोन, विटामिन के या फिर एन एसिटाइल सिस्टीन। तो अगर बात करें हमारी पैरासीटामोल पॉइजनिंग की, तो हमारा जो पैरासीटामोल पॉइजनिंग का एंटीडोट होता है दैट विल बी एन एसिटाइल सिस्टीन, ठीक है। एन एसिटाइल सिस्टीन जो है वो देखने को मिलता है क्या, पैरासीटामोल पॉइजनिंग में एंटीडोट। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर एक्सप्लेनेशन की बात करिए तो सेम लाइन लिखी है कि ये हमारा एंटीडोट होता है किसका, पैरासीटामोल पॉइजनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि ऐसा कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो क्या है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है किसमें, प्रेग्नेंट वुमेन में, ठीक है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो पायराजिनामाइड, आइसोनियामाइड या रिफैम्पिसिन या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो आपके अकॉर्डिंग आपको कौन सा ऐसा ड्रग लगता है जो क्या है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को हमें नहीं देना है, तो वो होने वाला है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन हम नहीं देंगे किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ए बी एंड सी आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन कॉज फीटल हार्म, यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो क्या कॉज करता है, फीटल हार्म करता है, 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करता है फीटस की व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू अ प्रेग्नेंट वुमन, ठीक है। सो यूज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्योंकि अगर हमारा 8th क्रेनियल नर्व जो है वो डैमेज होएगा तो उसके वजह से हमें क्या न्यूरोमस्कुलर डैमेज देखने को मिलेगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलेगा, हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा, बैलेंसिंग की प्रॉब्लम होगी, ये सारी चीजें, इसलिए ही हम क्या नहीं करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो नहीं देते किसको, फीटस को, मतलब प्रेगनेंसी में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो कंजप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बाय अ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मे कॉज फोकोमिलिया टू द फीटस, यानी कि जो ऐसा कौन सा ड्रग है जिसको कंज्यूम करने से प्रेगनेंसी में क्या हो सकता है, फोकोमिलिया हो सकता है किसको, फीटस को। तो टेट्रासाइक्लिन, थैलिडोमाइन या वारफेरिन या डॉक्सीसाइक्लिन। तो अगर बात करें इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जिससे हमें क्या देखने को मिल सकता है, फोकोमिलिया, तो वो होने वाला है हमारा, तो वो कौन सा ड्रग होता है जिससे क्या फोकोमिलिया देखने को मिलता है, तो वो हमारा होता है थैलिडोमाइड, ठीक है। इससे हमें देखने को मिलता है क्या, फोकोमिलिया, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन नहीं, वारफेरिन नहीं, डॉक्सीसाइक्लिन नहीं, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की कि इवन अ सिंगल डोज ऑफ थैलिडोमाइन, ठीक है, अगर कोई सिंगल डोज भी लेते हैं थैलिडोमाइन की टेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज सीवियर बर्थ डिफेक्ट इंक्लूडिंग फोकोमिलिया और डेथ ऑफ द अनबॉर्न बेबी, यानी कि उससे क्या क्या देखने को मिलता है
कि फोकोमिलिया हो गया पेशेंट को और अनबॉर्न बेबी की डेथ हो जाती है अंदर ही। फोकोमिलिया इज अ बर्थ डिफेक्ट इन विच द हैंड्स एंड फीट आर अटैच्ड टू द एब्रीवेटेड आर्म्स एंड लेग, यानी कि जो हमारा फीटस की हैंड्स एंड फीट है वो आर्म्स और लेग्स से क्या है, अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें कि आज के सेशन की, तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हो सकते थे फार्मा और न्यूट्रिशन के, वो सारे आज इस क्लास में कवर करे हैं। तो इसी तरीके से कंटिन्यू रखिए अपनी प्रिपरेशन आरआरबी एग्जाम के लिए। बहुत जल्द 29 को हमारा एग्जाम होने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं आने वाली हूँ बहुत ही जल्द एक लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी की वीडियो के साथ आपके सामने, तो बने रहिए जीडीसी नर्सिंग क्लासेस के साथ। बाकी स्टडी कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।